ऊंचाई और दूरी पार्ट 1। अभी तक आप लोग साइंस पर रहते। देखिए, हमने साइंस में कुछ सिलेबस से भी हटके पढ़ाया। सिलेबस से थोड़ा सा हमें ऐसा पढ़ाना पड़ा, जैसे आवर्धन पढ़ाना पड़ा। अब लेंस की क्षमता दी है, आवर्धन दिया नहीं है। इसी प्रकार देखिए, आप लोगों ने जो त्रिकोणमिति में फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तो आपने सिलेबस आने के पहले ही पढ़ लिए। अगर आपने पढ़ लिए हैं तो कम से कम इनका रिवीजन भी आप कर लेना। आप ये मान के चलिए, त्रिकोणमिति का प्रवेश द्वार था ये, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब आपको छोड़ना है छोड़ दीजिए। लेकिन आगे आप कंपटीशन की आशा नहीं करिए कि आप कोई कंपटीशन निकल पाएंगे। आपने धोखे से ही पढ़ लिया है यदि, तो उसको पूरा करना चाहिए। हमारा कहने का उद्देश्य तो यही है। अगर आपको लगे कि नहीं ज़्यादा सिलेबस तो नहीं पढ़ना, लेकिन त्रिकोणमिति उस चैप्टर के बिना संभव नहीं है। आगे आप कभी आगे चल के कंपटीशन में जाएंगे, सबसे पहले आपको ये सर्वसमकाएं, जो कि आपके सिलेबस से अलग कर दी गई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत लंबा चैप्टर पढ़ाया था हमने, लेकिन आपका वो चैप्टर खराब नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लें उसको बोर्ड लेवल पर तैयारी नहीं करें इस साल, लेकिन आप उसका ज्ञान जरूर रखें। फॉर्मूलेज आप जरूर पढ़ें। हाइट एंड डिस्टेंस आपके सिलेबस में हैं। उनने अब जब जो भी चैप्टर सिलेबस में उसे आप पूरा पढ़ना चाहिए। उनने कहा ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। आज हम आपकी हाइट एंड डिस्टेंस शुरुआत कर रहे हैं। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी का पार्ट 1। ऊंचाई और दूरी में आपको कुछ ऐसा नहीं सीखना, आपको तो उन्नयन कोण अवनमन कोण सीखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु है, यहां पे कोई आदमी है और क्यू कोई वस्तु है, और पी आर क्षैतिज रेखा है। देखिए, पी बिंदु पे कोई आदमी है, पी बिंदु पे कोई आदमी है और क्यू कोई वस्तु है और पी आर क्षैतिज रेखा है। तो यदि कोई आदमी इस वस्तु को देखे तो कोण क्यू पी आर उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। देखिए, कुल मिला के हम आपको जैसे ये देखें कि मान लो ये लिखा है, दूरी लिखा, ये दूरी लिखा ना, हमारी आंख ये है, हम दूरी को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक किरण तो हो गई क्षैतिज, एक किरण जाएगी क्षैतिज और एक किरण जाएगी दूरी पे। देखिए, ये व्यक्ति की आंख है, ये किरण जा रही क्षैतिज और ये जा रही है वस्तु पे। तो जो कोण QPR है ना, ये उन्नयन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। यदि यहां पे कोई
व्यक्ति है, यदि Q व्यक्ति हो जाए, P कोई वस्तु है, तो ये क्षैतिज रेखा है, तो ये वाला एंगल अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण या ये है उन्नयन कोण। कुल मिला के यदि हम किसी वस्तु को देख रहे तो ऊपर की ओर देखना पड़ रहा। मान लीजिए वस्तु है ऊपर की ओर, ये हमारी आँख है, यहाँ से हम वस्तु को देख रहे ना, तो हमारी आँख से किरण ये जा रही है, प्रकाश की किरण ये जा रही है वस्तु से, और एक किरण क्षैतिज जा रही है। तो ये वाली किरण और ये क्षैतिज किरण के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ उन्नयन कोण, इंग्लिश छोड़ो, क्योंकि आप लोगों ने शिकायत करी है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलना। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलेंगे हम, उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो यहाँ पे हमारी आँख है और वस्तु है नीचे, तो देखिए आँख से एक किरण क्षैतिज जाएगी और एक किरण वस्तु पर जाएगी। इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होंगे। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आप जनरल भाषा में बात करें, देखिए ये हमारी आँख है और हम इस दूरी को देख रहे हैं, तो देखिए किसी वस्तु को देखने में हमारी आँख ऐसी ऊपर उठ गई ना, तो एक किरण यहाँ देखिए, एक किरण ये जा रही आँख से, एक किरण ये जा रही और एक किरण क्षैतिज जा रही। एक किरण वस्तु से चल के आ रही आँख पे और दूसरी किरण जाएगी क्षैतिज में। तो जो हमने किसी वस्तु ऊंचाई पर स्थित यदि हमें वस्तु को देखना है, यदि वस्तु हमसे हमारी आँख से ऊंची है वस्तु, देखिए मान लो वस्तु है ऊंची ये है और हमारी आँख है नीची, हम वस्तु को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे ना, यानी किसी वस्तु को देखने में हमारी आँख ऐसी ऊपर उठ रही है। देखिए वस्तु को देख रहे हैं तो एक किरण हमारी आँख से सीधी वस्तु की ओर जा रही है और एक किरण क्षैतिज जा रही है। इन किरणों के बीच में जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मान लीजिए अगर हम इस पेन को देखें, देखिए अब वस्तु हमारी आँख के नीचे है, वस्तु हमारी आँख से नीचे है, हम इस पेन को देख रहे हैं। देखिए तो देखिए एक किरण जा रही है ये सीधी पेन पे और एक किरण जा रही है क्षैतिज, एक किरण पेन पे जा रही थी, एक किरण क्षैतिज जा रही थी। इन किरणों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अभी आप लोगों ने एक सबसे ज़्यादा शिकायत की कि पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया। कम से कम 10 बार हिंदी बोली थी हमने उस क्वेश्चन की, लेकिन हम समझ गए ना कि हम नहीं लिख पाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस भी हमें मिटाना पड़ेगा, ये लगता है, हमें ये लगता है कि हाइट एंड डिस्टेंस ही मिटाना पड़ेगा। हिंदी का मतलब प्योर हिंदी कर दिया जाए, शब्द एक ऐसा नहीं बोल सकते। तो देखिए यदि किसी वस्तु को देखने में हमारी आँख ऊपर की ओर देखे, हमें ऊपर की ओर देखना पड़े, हमने वस्तु को देखा, देखिए ये वस्तु है, ये हमारी आँख है, तो ये किरण वस्तु पर गई, ये किरण क्षैतिज गई, इन किरणों के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण। यदि देखिए ये पेन है नीचे, हमने पेन को ये नीचे रख दिया। अब देखिए हमारी जो वस्तु है वो हमारी आँख के नीचे है। यदि वस्तु आँख के नीचे हो तो हम इसे, हमारी आँख झुक जाएगी। देखिए ये जाए वस्तु की ओर, आँख से ये किरण गई वस्तु की ओर
और ये किरण गई क्षैतिज, इन किरणों के बीच में जो कोण बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण कहते हैं। आप समझ गया होगे आप कि एक किरण जाएगी क्षैतिज और एक किरण जाएगी ऊंचाई पर स्थित, आंख से ऊंचाई पर स्थित वस्तु के पास। एक किरण जाए क्षैतिज और एक किरण जाए आंख से ऊंचाई पर स्थित वस्तु की ओर। इन दो किरणों के बीच में जो कोण बनेगा उसे आप उन्नयन कोण कहेंगे। और यदि मान लो वस्तु नीचे है, आंख से नीचे है, तो एक किरण जा रही आंख से नीचे की ओर स्थित वस्तु की ओर। देखिए आंख से वस्तु की ओर एक किरण गई और एक किरण जाएगी क्षैतिज, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। बहुत सरल चैप्टर है, साधारण सा चैप्टर है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। बोर्ड लेवल पे आप नहीं करिए कि आप बोर्ड लेवल में ये नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं, जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका चैप्टर हम जो आपको पढ़ा चुके हैं वो आपका ख़त्म हो गया। आपको क्या 11th नहीं पढ़ना क्या? आप किसी 11th के बच्चे से पूछिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 11th की त्रिकोणमिति समाप्त होते होते कितनी बार लगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप किसी 11th के बच्चे से पूछिए, आप या 12th के अपने बड़े बहन भाइयों से पूछिए कि कोर्स में अब इस बार सर्वसमीका नहीं है, क्या हम 11th पढ़ लेंगे? क्या नहीं पढ़ पाएंगे? 11th कभी नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आए ना? देखिए, तो हमने इसीलिए आपसे कहा कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्योंकि आप लोगों ने पढ़ ली थी, बहुत मेहनत की थी उसमें पढ़ते समय, आप उसको फिर से पढ़िए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में हमें केवल आपको उन्नयन कोण के बारे में समझाना था कि ये हमारी आँख है, ये वस्तु है और ये क्षैतिज रेखा है जो आँख से जा रही है। ये आँख है, ये आँख से क्षैतिज रेखा, ये आँख से वस्तु पर किरण गई। इन किरणों के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण है। यदि मान लीजिए ये आँख है और ये वस्तु है, तो एक किरण ये क्षैतिज जाए, एक किरण ये वस्तु पे आए, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल, अब आपको हमने छोटे छोटे से एग्जाम्पल, इसमें एक चित्र बनेगा, एक आप रफ स्केच बनाएंगे। इस चित्र को बनाने की आप प्रैक्टिस करिए। 1-2 दिन के अंदर आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि ये कहाँ पे जा रहे, कैसे कर रहे। आपको थोड़ा सा चित्र बनाने का तरीका देखना। जैसे हमसे कहा गया एक मीनार, तो पता हम मीनार ऐसी बना देंगे, लो ये मीनार। उसने कहा एक पेड़, तो हम पेड़ ऐसी बना देंगे। यही मीनार, यही पेड़, प्रकृति होती ना। अगर वो कहेगा सीढ़ी, तो सीढ़ी ऐसी बनाई जाती है। ये सीढ़ी है, ये मीनार है, ये पेड़ है। इस टाइप के आपको हम चित्र जो लिख देंगे, मान लीजिए हमने से यहाँ पे लिख देंगे पेड़, तो ये पेड़ माना जाएगा, ट्री। यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया सीढ़ी, तो ये सीढ़ी माना जाएगा। देखिए कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का स्टार्ट करें। 100√3 मीटर ऊंची मीनार। देखिए ये है 100√3 मीटर ऊंची मीनार। देखिए PQ आप यहां लिख देना मीनार। क्या लिख देना? मीनार। लो अब ये आपको मीनार लगना चाहिए। 100√3 मीटर, देखिए ऐसे दूर को ये 100√3 लिख देना। 100√3 मीटर ऊंची मीनार, ये PQ 100√3 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से, देखिए ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु है।
पी क्यू क्या दिख रही है आपको? मीनार। हमने मीनार लिख दिया ना तो आपको मीनार दिखेगी। आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए 100√3 मीटर ऊंची मीनार, 100√3 मीटर ऊंची मीनार, 100 मीटर की दूरी पर। देखिए ये 100 मीटर की दूरी है, पे कोई बिंदु है, 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु ये आर है। से देखिए 100√3 मीटर ऊंची मीनार है, और देखिए इसके 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु आर है। आपने मीनार के ये 100 मीटर की दूरी पर जो बिंदु है ना, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहां से आपने मीनार के शिखर को देखा। देखिए ये किरण गई मीनार के शिखर पर, और ये क्षैतिज है ही। इनके बीच में जो कोण बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आप मान लेना, माना सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा सा, माना शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। माना शिखर का उन्नयन कोण थीटा है, माना शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, शिखर। अब देखिए, अब आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको थीटा के लिए लंब दिया और आधार दिया। फॉर्मूला लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। tan थीटा, बताइए पी क्यू कितना है? 100√3, और क्यू आर कितना है? 100। तो आगे आपका √3। tan थीटा 100 से 100 कैंसिल हो गया ना, तो tan थीटा इक्वल टू √3 आया। √3 को आप tan 60 लिख दीजिए। tan से tan कैंसिल हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। 100√3 मीटर ऊंची मीनार है। एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से, देखिए ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद बिंदु। आप कल्पना कीजिए, ये जमीन है, ये देखिए ये जमीन है, ये उस पर मीनार खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से आप 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। यहाँ से आपने मीनार को देखा। देखिए यहाँ से आपने मीनार को देखा। देखिए मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित आपने बिंदु से देखा। देखिए आपने आप ये वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप खुद कल्पना कीजिए ना। देखिए मीनार, ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद जो जमीन है। यहाँ से आप 100 मीटर चले, देखिए 100 मीटर चले आप, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा। बताइए तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। मीनार ऐसे झुकी थोड़ा है, मीनार तो ऊर्ध्वाधर होती है ना, मीनार तो ऊर्ध्वाधर है। तो मीनार के 100√3 मीटर ऊंची मीनार है। इसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, देखिए मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से हमने मीनार के शिखर को देखा। यहाँ खड़े हैं हम, और यहाँ से हमने शिखर को देखा। तो देखिए ये क्षैतिज थी, ये उन्नयन कोण बताइए। उसने कहा माना उन्नयन कोण थीटा है, हमने मान लिया। तो tan थीटा आपको लंब दिया और आधार दिया, तो आपने tan का फॉर्मूला लगाया, लंब बटे आधार। देखिए पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू 100√3 अपॉन 100, tan थीटा इक्वल टू √3, √3 को tan 60 लिख दीजिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। उन्नयन कोण 60 अंश है। उतारिए पहले ये वाला क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और, ये आपका हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था
100√3 मीटर ऊंची मीनार थी। देखिए ये मीनार का शिखर था। हमने आपको ऐसे कल्पना करने की ये मीनार का शिखर, ये मीनार का पाद बिंदु। मीनार तो ज़मीन पर होती है कि नहीं होती है। आप मीनार के आधार से 100 मीटर चले यहाँ से और यहाँ आ गए, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा। ये आपको 100√3 दी और ये 100 दी। यहाँ से आप मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, हमने मान लिया। उसने कहा उन्नयन कोण बताइए कि यहाँ से हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं और ये है क्षैतिज लाइन, तो इनके बीच में जो उन्नयन कोण है थीटा, इसे ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा इस ट्रायंगल में आपको थीटा के लिए लंब दिया है और आधार दिया है, तो आप tan का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपने tan थीटा = √3 आया। √3 को आप tan 60 लिख सकते हैं। आपने तो टेबल पढ़ी है ना, tan 60 √3 = tan 60 होगा। तो आप थीटा tan से tan कट जाएगा, थीटा एक उन्नयन कोण आपका 60 अंश आ जाएगा। अब आप देखिए किसी मीनार के पाद से, देखिए फिर वही ये PQ किसी मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, यहां देखिए किसी मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, किसी मीनार के पाद से, देखिए ये मीनार का शिखर है। आप इसे मीनार को आप हमेशा एक ऊर्ध्वाधर लाइन से प्रदर्शित करेंगे। किसी पेड़ को आप ऊर्ध्वाधर लाइन से व्यक्त करेंगे। बिजली के खंभे को आप ऊर्ध्वाधर लाइन से व्यक्त करेंगे। यहाँ देखिए किसी मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, देखिए ये मीनार का शिखर है और ये आप लिख दीजिए इसे मीनार। पहले मीनार को आप एक ऊर्ध्वाधर लाइन से व्यक्त करेंगे। किसी मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु R है। आपको चित्र बनाना पड़ेगा। मीनार को ऊर्ध्वाधर दिखाएंगे आप। मीनार के पाद से आप समझ लीजिए जमीन पर मीनार खड़ी है। अब मीनार के पाद से 30 मीटर दूर चलेंगे तो आप जमीन पर चलेंगे ना। मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और क्षैतिज जमीन पे आप चल रहे हैं, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में कितने अंश का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद से, मीनार का शिखर है, ये पाद है, मीनार का शिखर है, ये पाद बिंदु है जो कि जमीन पे होगा। 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। देखिए मीनार के पाद से, ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद है। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर से आपने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा। मीनार के पाद से, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई h है। देखिए क्या करेंगे आप, मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई PQ = h मीटर है। किसी मीनार के पाद से, ये मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। देखिए मीनार PQ है, इसके पाद बिंदु Q है। Q से 30 मीटर की दूरी पर जमीन पर ये बिंदु R है। यहाँ से आपने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू एच है। ये एच है, ये देखिए लंब दिया आपको h, आधार दिया आपको 30 और थीटा दिया है आपको 30। तो लंब और आधार में आप tan का फॉर्मूला लगा दीजिए और थीटा को 30 लिख दीजिए। चूंकि tan 30 इक्वल टू थीटा कितना है 30, tan 30 इक्वल टू लंब है आपका पी क्यू और आधार है आपका क्यू आर। tan 30 थीटा कितना है आपका 30 और लंब कितना है h। tan 30 का मान हमने आपको टेबल बनाना सिखाई थी। tan 30 का मान 1/√3, पी क्यू आपने h मानी थी, पी क्यू आपने h मानी और क्यू आर है आपकी 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, √3h इक्वल टू 30, h इक्वल टू 30/√3। √3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 3 आएगा। 3 से आप h इक्वल टू 10√3 मीटर। आप √3 की वैल्यू होती है 1.732। देखिए यहाँ पे चूंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसलिए h इक्वल टू 10 इंटू 1.732, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 17.32 मीटर। मीनार की ऊंचाई आएगी आपकी 17.32 मीटर। समझ में आया कुछ? तो ये क्वेश्चन आप देखिए, मीनार के पास, ये मीनार, आप मीनार को हमेशा ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाएंगे, पेड़ को आप ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाएंगे, खंबे को आप ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाएंगे। मीनार के, आपने मीनार दिखा दी, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर आपने, हमने बोला ना, आप ऐसे कल्पना करेंगे मीनार ऊर्ध्वाधर जमीन पर खड़ी है, ये आदमी क्षैतिज जमीन पर 30 मीटर चला, ये मीनार है और आदमी 30 मीटर चला। यहाँ से उसने शिखर को देखा, यहाँ से उसने, तो यहाँ आदमी की आँख है और ये यहाँ देख रहा। देखिए ये क्षैतिज किरण है और ये शिखर पर जा रही है, तो इनके बीच में जो कोण है वो 30 अंश है। उन्नयन कोण उसने 30 अंश दिया है। उसने पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए। जो पूछा है उसे आप सबसे पहले मानेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू एच है। आपने से एच मान लिया, ये आपको परपेंडिकुलर मान लिया आपने, एच आधार आपने मान लिया, लंब आपने मान लिया एच, आधार दिया है आपको 30 और थीटा भी आपको 30 डिग्री दिया है। तो अब tan 30 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, 1/√3 पी क्यू है आपका h और ये क्यू आर है 30। तो आज आप √3h इक्वल टू 30, आप √3 से इसको रेशनलाइज कर दीजिए, परमेयकरण कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया परमेयकारी गुणांक का, तो ये हो जाएगा 3 से आप 30 को डिवाइड करिए 10√3 मीटर। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 इक्वल टू 17.32 मीटर। समझ में आ रहा ना? 17.32 मीटर ये आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई है। इसे भी आप उतारिए। देखिए एक क्वेश्चन है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की, देखिए ये पतंग है, ये पतंग है, ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग है, ये जमीन है, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। एक पतंग जमीन से, ये जमीन है, देखिए ये जमीन है,
एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जमीन से पतंग से लगी डोरी को जमीन के एक बिंदु पर अस्थायी तौर से बांधा गया है। देखिए, पतंग से लगी डोरी को ये जमीन के एक बिंदु से ये है डोरी, पतंग से लगी डोरी को जमीन पर अस्थायी तौर पर बांधा गया है और जमीन के साथ डोरी का झुकाव। देखिए, जब जमीन है, ये डोरी है, जमीन के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, यह मानकर कि डोरी कहीं लचक नहीं रही है। आपने देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं ना तो डोरी ऐसी आती, पतंग यहाँ है तो डोरी ऐसी आती, लेकिन उसने कहा इस केस में उसने ये कहा है कि डोरी कहीं लचक नहीं रही है, डोरी बिल्कुल सीधी तनी है। पतंग से डोरी सीधी तनी है, डोरी बिल्कुल लचक नहीं रही है। फिर से देखिए, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि माना डोरी की लंबाई x मीटर है। जो उसने पूछा है वो तो तुरंत मानिए, उसने जो पूछा है, उसने डोरी की लंबाई पूछी है, तो हम मान लेंगे कि माना डोरी की लंबाई x मीटर है। देखिए, एक पतंग, ये पतंग है, देखिए जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर थी। पतंग से लगी डोरी को जमीन के एक बिंदु से पतंग से लगी डोरी को जमीन के एक बिंदु से, देखिए पतंग हमेशा ऐसे उड़ती है, पतंग ऐसे नहीं उड़ती, पतंग ऐसे उड़ती है। तो पतंग में डोरी लगी हो, ये देखिए ये जमीन में डोरी लगा दी, ये पतंग उड़ रही है, देखिए। लेकिन उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी थी पतंग की जमीन से ऊंचाई 60 मीटर थी। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को पतंग में जो डोरी बंधी है ना, उसको जमीन के एक बिंदु से हमने बांधा है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। यह मानकर कि डोरी कहीं लचक नहीं रही है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना डोरी की लंबाई x मीटर है। हमने मान लिया कि माना डोरी की लंबाई x मीटर है। देखिए, इस चित्र में आपको लंब दिया है और कर्ण दिया है इस कोण के लिए, 30 डिग्री के एंगल के लिए। आपको पहले जो चित्र समझ में आया कि नहीं आया? सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने चित्र बनाया है। देखिए, भूमि तल से पतंग की ऊंचाई कितनी थी? 60 मीटर। लेकिन देखिए पतंग ऐसे उड़ती है, ये पतंग है, ये पतंग उड़ाने वाला है, यहाँ पे डोरी बांध दी हमने। लेकिन भूमि तल से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर थी। उसने डोरी की लंबाई पूछी है कि डोरी की लंबाई क्या है, यानी आपको देखिए लंब दिया और कर्ण दिया इस कोण के लिए। तो आप इसका सबसे पहले तो आप उसने क्या पूछा? उसने डोरी की लंबाई पूछी है। माना डोरी की लंबाई x मीटर है। सबसे पहले तो जो उसने पूछा है उसे आप मान लीजिए। अब आप ये देखिए कि लंब और कर्ण दिया है, तो आप साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। लंब और कर्ण में साइन का फॉर्मूला लगता ना, तो क्या लिखेंगे आप? चूंकि साइन 30 इक्वल टू PQ अपॉन PR, लंब PQ बटे कर्ण PR, साइन 30 1/2, PQ दिया है आपको 60, PR आपने x माना, x इक्वल टू 120 मीटर। तो आप लिख देंगे डोरी की लंबाई 120 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। आंसर समझ में आया?
देखिए पतंग की जमीन से ऊंचाई ये थी, पतंग उड़ा ऐसे रहे थे, पतंग जमीन से लेकिन 60 मीटर की ऊंचाई पे थी। ठीक है ना, चित्र समझ में आया। जमीन और पतंग की डोरी के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 अंश है। हमने ये डोरी को जमीन पे बांध दिया था। ठीक है, ये चित्र आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप उतार लीजिए। ऐसा हर उसमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए एक और क्वेश्चन, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। यह आसमान में उड़ते समय 36 तल से 60 अंश का डोरी कोण बना रही है। यह मानते हुए कि डोरी सीधी तनी हुई है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। देखिए पतंग की प्रकृति ऐसे होती है, हमने बोला ना, यह है डोरी, पतंग की डोरी है ये, और ये 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है और 36 से, देखिए ये 36, ये 36 तल है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है और यह 36 तल से ये 36 तल है। ये पतंग की 36 तल से 60 अंश का कोण बनाती है। देखिए पी क्यू डोरी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी, देखिए ये पतंग है, इसकी डोरी है 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, उड़ते समय 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी सीधी तनी हुई है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी सीधी तनी हुई है, पतंग की 36 तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये पूछिए उसने, पतंग की 36 तल से ऊंचाई। हमने मान लिया कि माना पतंग की 36 तल से ऊंचाई, माना पतंग की 36 तल से ऊंचाई h है। माना, सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे, माना पतंग की 36 तल से ऊंचाई h मीटर है। देखिए एक पतंग 100 मीटर डोरी, 100 मीटर लंबी डोरी, एक पतंग की डोरी, ये पतंग की डोरी है 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय, जब पतंग आसमान में उड़ रही थी तो डोरी 36 से 60 अंश का कोण बना रही थी। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी सीधी तनी है, पतंग की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना पतंग की पृथ्वी तल से ऊंचाई h है। देखिए आपको इस 60 डिग्री एंगल के लिए आपको लंब दिया और कर्ण दिया। चित्र बनाना समझ में आया। पतंग की प्रकृति ऐसी होती है कि डोरी ऐसे जाएगी, पतंग ये है और डोरी ऐसे आएगी, ये तो आप जानते हैं ना। ये 36 तल से 60 अंश का कोण बना रही है। ये ऊंचाई उसने पूछी है कि पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, ये उसने पूछी है। हमने मान लिया कि पतंग की 36 तल से ऊंचाई h है। अब बताइए साइन 60 का फॉर्मूला लगा दीजिए कि चूंकि साइन 60 इक्वल टू, आप इसे r मान लीजिए, लंब पी आर
अपॉन कर्ण पी क्यू √3/2। पी आर है आपका एच, पी क्यू है 100, 2 से 100 50 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, एच इंटू 50√3 मीटर, एच इंटू 1.732 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 to the 10 0, 5 3 the 15, कैरी 16 की 1, 36 और 5 1 the 5 और 3 8, 3 डिजिट बाद आपका 86.6 मीटर। आप फुट, आप इसको चाहे तो 50√3 ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 86.3 मीटर आप ऐसा लिख दें। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का भी आपसे परिचय हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस को भी हमने पढ़ाना शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से। आप साधारण तरीके से क्वेश्चन सीख रहे हैं, धीमे धीमे हम हाइट एंड डिस्टेंस का लेवल बढ़ाएंगे। अभी आपका पार्ट 1 लेकिन यही समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 में कुछ अवनमन कोण के ऐसी सिंपल से क्वेश्चन होंगे और कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन भी हम कराएंगे। अभी ये आपको समझ में आया कि चूंकि आज हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट हुई है, इसलिए आपको हर हालत में लाइक और कमेंट्स के द्वारा बताना पड़ेगा कि हमें समझ में आया है कि नहीं आया। समझ में आया तो अभी आप बताइए, और नहीं समझ में आया तो ही बताइए। ठीक है, उतार लीजिए। ये पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।